तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मारी सन मूवी को, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम दया नाम के आदमी को देखते हैं, जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर निकला होता है और फिर वह मंदिर के पास में एक तालाब में नहा रहे आदमी का फ़ोन चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दया छोटी मोटी चोरी करता है, जिस वजह से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। आगे जाकर वह फ़ोन से सिम वगैरह निकाल देता है। फिर वह टाइम पास करने लगता है और शाम के समय वो एक मूवी देखने जाता है, पर मूवी उसे अच्छी नहीं लगती तो वह आधी मूवी छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आने पर वह पार्किंग वाली जगह पर जाता है, जहां उसे एक बाइक में चाबी लगी हुई मिलती है। तो वह बाइक चुराकर वहां से निकल लेता है और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वह बाइक का नंबर प्लेट बदल देता है, जिसके बाद वह उसी बाइक से एक नागरकोल नाम के गांव में पहुंचता है, जहां उसे एक सुनसान घर दिखता है जो देखने में काफी बड़ा था और उस घर की सारी लाइटें बंद थीं। ये देखकर दया को लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता होगा, इसलिए वह चोरी करने वहां चला जाता है। फिर अंदर जाने के बाद वह सभी कमरे चेक करने लगता है। कमरे चेक करते हुए एक कमरे में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जिसका नाम वेला है। तो वेला दया को देखते ही कहता है कि कुमार बेटा, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह सुनकर दया सोचने लगता है कि यह आदमी मुझे कुमार कहकर क्यों बुला रहा है, जिसके बाद वेला उसे बार बार बुलाने लगता है। दया उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि तुम चिल्लाओ मत, और यहीं दया देखता है कि वेला के हाथ बंधे हुए हैं। फिर वेला कहता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो। दया बोलता है कि मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ। यह सुनकर वेला को याद आता है और वह दया को बताता है कि मुझे अल्जाइमर नाम की बीमारी है और मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि मेरा बेटा आ गया है। दरअसल मेरी बीमारी की वजह से मेरा बेटा मुझे ऐसे बांध कर रखता है ताकि मैं कहीं खो ना जाऊं, मगर मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है। तुम मेरी रस्सी खोल दो। तब दया उसकी बातों को इग्नोर करता है और घर में सामान ढूंढने लगता है, जिस पर वेला कहता है कि तुम्हें घर में कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा पैसा बैंक में है। अगर तुम मेरे हाथों की रस्सी खोलकर मुझे बाहर तक ले चलो तो मैं तुम्हें एटीएम से 25,000 निकाल कर दूंगा। ये ऑफर दया को अच्छा लगता है, तो वह वेला के हाथ से रस्सी खोलकर उसे एटीएम तक ले जाता है, जहां वेला एटीएम में जाकर पैसे निकालने लगता है, मगर वह अपना पिन भूल जाता है। काफी देर तक याद करने पर उसे अपना पिन याद आता है और वह एटीएम से पैसे निकाल लेता है। वहीं बाहर खड़ा दया एटीएम में झांकने लगता है और वह वेला के अकाउंट में 25 लाख पड़े हुए देखता है, जिसे देखकर उसे काफी लालच आ जाती है और वह सोचता है कि अगर मैंने इस बूढ़ाऊ से 25 लाख हड़प लिए तो मेरी लाइफ बन जाएगी। वहीं वेला बाहर आकर दया को 25,000 देकर वहां से जाने लगता है। तब दया वेला से पूछता है कि अब आप कहाँ जाएंगे, जिस पर वेला कहता है कि पास के ही एक गांव में मेरी बेटी का घर है, मैं वहीं जाऊंगा। दया कहता है तो चलिए, बस स्टॉप तक मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऑटो नहीं मिलेगा। फिर ये दोनों बस स्टॉप के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वेला के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह कहता है कि अगर मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगा तो मेरा बेटा दोबारा से मुझे वहां से पकड़ कर ले आएगा। इसीलिए मैं अपनी बेटी के पास ना जाकर त्रिवेलमपुरम जाऊंगा, जहां मेरा बचपन का दोस्त रहता है। तो तुम मुझे त्रिवेलमपुरम की बस में चढ़ा दो। जिस पर दया कहता है कि सर, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत ना हो तो जितना किराया आप बस में देंगे उतना पेट्रोल मेरी बाइक में डलवा देना। तब वेला इस बात के लिए मान जाता है और यह दोनों बाइक से ही त्रिवेलमपुरम के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में दया वेला से कहता है कि सर, बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला है, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। जिस पर फिर वेला कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है। फिर दया उसे एटीएम के पास ले जाकर रोकता है और कहता है कि सर लाइए, मैं पैसे निकाल लेता हूँ, आप कहाँ बार बार अंदर जाएंगे। तब वेला उसे एटीएम कार्ड देकर अपना पिन बता देता है और दया अंदर जाकर जैसे ही वह पिन डालता है तो वह गलत दिखाता है। ऐसे ही बार बार चलता रहता है और वेला को पिन याद नहीं आता, जिसके बाद सुबह हो जाती है और यह दोनों एक ढाबे पर जाकर नाश्ता पानी करने बैठते हैं, जहां दया वेला को एक डायरी देकर उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए कहता है कि वह कहाँ से है, उसका नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। तब वेला उन सारी चीज़ों को लिखने लगता है और अपने घर का नाम, अपने बच्चों का नाम और पिन नंबर भी। मगर जब दया उस पिन को ट्राई करता है तो वह दोबारा से गलत दिखा देता है। फिर एटीएम से बाहर आने पर उसे ढाबे पर वेला कहीं नहीं दिखता। तब वह एक बस में वेला को चढ़ते हुए देखता है, जो तुरंत भागकर उस बस में चढ़ जाता है और वह वेला के पास जाकर कहता है
कि सर आप यहाँ कहाँ बैठ गए, हमें तो कहीं और जाना है, चलिए चलते हैं। मगर वेला कहता है कि बेटा तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब बस में बैठे लोगों को लगता है कि दया वेला को किडनैप करने आया है। वहीं बस का कंडक्टर कहता है कि चलो बस को पुलिस स्टेशन में लेकर चलो। तब दया घबरा जाता है कि इनकी जेब में एक डायरी है, उसमें मेरा नाम और फ़ोन नंबर लिखा है, आप चाहे तो उस पर कॉल करके देख सकते हैं। तब कंडक्टर उस नंबर पर कॉल करता है और वह नंबर दया का निकलता है। तभी वेला को भी याद आ जाता है कि दया कौन है। फिर यह दोनों दोबारा से बाइक पर अपना सफ़र शुरू करते हैं। जहां गर्मी ज़्यादा होने के कारण वेला दया से कहता है कि हाईवे पर गर्मी ज़्यादा है, क्यों ना हम गांव से होते हुए चलें। जिसके बाद दया अपनी बाइक को गांव की तरफ ले लेता है। गांव में थोड़ा अंदर जाने पर रास्ते में दया को एक बकरी वाला दिखता है, जो अपनी काफ़ी सारी बकरियों को रोड पर चला रहा था। तब दया जानबूझकर उसकी एक बकरी को ठोक देता है, और ऐसा उसने किस लिए किया यह हमें आगे पता चलेगा। यहाँ बकरी ठोकने पर वह आदमी काफ़ी चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरी बकरी मार दी। तब दया कहता है कि अच्छा चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें बकरी के 2000 रुपए दे दूंगा। मगर बकरी वाला कहता है नहीं, मुझे 3000 चाहिए। तब वेला दया से कहता है कि ज़्यादा झगड़ा मत करो और इसे पैसे देकर यहाँ से जल्दी चलो। दया कहता है मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, लाइए अपना एटीएम कार्ड दीजिए। तब वेला उसे एटीएम कार्ड देता है और पिन भी बताता है, और दया तुरंत पास के एटीएम पर जाकर पैसे निकालने लगता है, और इस बार पिन नंबर बिल्कुल सही होता है। पैसे निकालने के बाद जब वह बैलेंस चेक करता है तो उसमें सिर्फ 8000 पड़े होते हैं। ये देखकर दया हैरान हो जाता है और सोचता है कि कल तक तो इसके अकाउंट में 25 लाख थे, अचानक से वह कहाँ गायब हो गए। जिसके बाद दया दुखी मन से वापस आकर उन बकरी वालों को पैसे देने लगता है और उनसे झूठ बोलता है कि वेला उसका बाप है और वह पुलिस इंस्पेक्टर है जो छुट्टियां होने पर इस गांव में घूमने आया है। पुलिस इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही गांव वाले घबरा जाते हैं और कहते हैं सर आप कैसी बात कर रहे हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। आपके पिताजी ने एक अच्छी सी दवाई बताई है जिसे खाकर मेरी बकरी कल तक भागने लगेगी। ये कहकर वह पैसे वापस कर देते हैं। तब वेला उन पैसों को अपने पर्स में रख लेता है और दया देखता है कि वेला के पर्स में 2 एटीएम है, यानी 25 लाख दूसरे वाले अकाउंट में है। अब यह देखकर दया दोबारा से खुश हो जाता है और दूसरे एटीएम कार्ड के पिन नंबर को और एटीएम को पाने के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस थिएटर के बाहर से दया ने बाइक चुराई थी, वह लोग पुलिस स्टेशन पर अपनी बाइक चोरी होने की कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, और जिनकी बाइक चोरी हुई थी वह किसी नेता का बेटा होता है। नेता का नाम सुनते ही पुलिस वाले उसकी बाइक तुरंत ढूंढने निकल जाते हैं। जिसके बाद हम दया और वेला को देखते हैं। जिस गांव से यह निकलने वाले थे, वहां से निकलने से पहले वेला कहता है कि शायद मैं इस गांव को जानता हूं, मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है जिसका नाम सुब्रमण्यम है और वह एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है। उसकी 3 बेटियां हैं। दया तुम एक काम करो, पास वाली दुकान पर जाकर पता करो कि यहाँ कोई सुब्रमण्यम नाम का आदमी रहता है या नहीं। तब दया एक पास वाली दुकान पर जाकर सुब्रमण्यम नाम के आदमी के बारे में पूछता है कि क्या आप सुब्रमण्यम नाम के आदमी को जानते हो जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी 3 बेटियां हैं। जिस पर दुकानदार कहता है कि एक बंदा है तो, लेकिन उसका नाम श्रीनिवासन है। अब दया जाकर वेला को बताता है। तब वेला को यह बात सही नहीं लगती। फिर यह दोनों एक होटल में रुक जाते हैं और दारू पीने लगते हैं। अब दारू पीते हुए दया वेला को अपनी सारी बातें बताने लगता है कि वह चोरी करने लगा और उसे चोरी क्यों करनी पड़ी वगैरह वगैरह। जिसके बाद वहां कमरे से बाहर आकर वह अपने फ्रेंड गणेश को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताने लगता है कि मुझे एक बुढ़ाऊ मिला है जिसके अकाउंट में 25 लाख हैं, मुझे बस उसका एटीएम नंबर पता करना होगा। जो सुनकर गणेश कहता है कि भाई तूने इस बार काफी बड़ा हाथ मारा है, एक काम कर, तू मुझे उसके एटीएम कार्ड की फोटो भेज दे, जिसका डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनवाकर मैं तुझे भेज देता हूँ। इसके बाद दया रूम में वापस जाकर वेला के साथ काफी सारी दारू पीता है और चुपके से एटीएम कार्ड की फोटो अपने दोस्त को भेजकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह यह दोनों दोबारा से गांव के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में वेला एक बार फिर से भूल जाता है कि दया कौन है। तब दया उसे याद दिलाता है, जिसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। तभी इनकी बाइक में पंचर हो जाता है। तब दया अपनी बाइक में पंचर लगवाने लगता है। उसी टाइम उस पर गणेश का कॉल आता है और वह कहता है कि मैंने 2 आदमियों को एटीएम कार्ड का डुप्लीकेट देकर भेज दिया है, तुम उनसे वह डुप्लीकेट वाला एटीएम कार्ड ले लेना। जिसके थोड़ी देर बाद 2 आदमी आते हैं और दया को वह डुप्लीकेट एटीएम कार्ड दे जाते हैं।
अब एटीएम कार्ड लेकर जब दया वेला के पास वापस जाता है तो वह देखता है कि वेला वहां के लोगों से झगड़ा कर रहा है। दरअसल वहां खड़े लोग पैसा लगाकर कैरम खेल रहे थे, तो वेला भी पैसा लगाकर कैरम खेलने लगता है, जिसमें वह 10,000 हार जाता है। तब दया वहां पहुंचकर उन लोगों से झगड़ा करने लगता है, मगर वेला बात को संभाल लेता है और उन्हें 10,000 देकर दया को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेला और दया एक आश्रम में पहुंचते हैं। इसी आश्रम में वेला का दोस्त रहा करता था, और जैसे ही वेला अपने दोस्त से मिलता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तब वेला वॉशरूम का पूछकर वहां से चला जाता है। पीछे से दया वेला के दोस्त से उसके और उसके बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर वह आदमी कहता है कि वेला का कोई बेटा नहीं है, वेला की बीवी काफी पहले मर चुकी है। तब दया कुमार का नाम लेता है तो वह आदमी बताता है कि कुमार मेरे बेटे का नाम है, जिसे वेला ने अपना बेटा समझकर प्यार दिया, और पास के ही गांव में मेरी बेटी रहती है। अगर वेला को उससे मिलना है तो तुम उसे वहां लेकर जा सकते हो। जिसके बाद दया वेला के पास जाकर कहता है कि चलिए सर, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन वेला कहता है हम इतनी दूर आए हैं तो यहाँ के मंदिर वगैरह घूम लेते हैं। जिसके बाद यह दोनों वहाँ के मंदिर में जाते हैं और मंदिर के पास ही एक कमरे में आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। तब वेला दया को बताने लगता है कि दरअसल इस गांव में मेरा श्रीधर नाम का एक दोस्त रहता है, जो कि मेरा बचपन का दोस्त था, मगर 17 साल की उम्र में मेरा उससे झगड़ा हो गया था और हम दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन अब वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसकी कई सारी कपड़ों की दुकानें हैं और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उसका नंबर लाकर दे सकते हो? जो सुनने के बाद दया कहता है कि सर, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह कहकर वह तुरंत श्रीधर की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां से कपड़े वगैरह खरीदता है और उन्हें पहन लेता है। इसके बाद वह अंदर खड़े स्टाफ के पास जाता है और उनसे कहता है कि श्रीधर मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनसे फ़ोन पर बात कर रहा था और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो क्या तुम मुझे उनका नंबर मिलाकर दे सकते हो? तब वहां के स्टाफ उन्हें श्रीधर का नंबर डायल करके देते हैं और दया नंबर नोट करके वेला को ले जाकर दे देता है, जो देखकर वेला दया की काफ़ी तारीफ करता है और नंबर लेकर कहता है कि मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फरीदा नाम की पुलिस इंस्पेक्टर एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, और यह वही घर होता है जहां दया चोरी करने आया था और उसे वहां वेला मिला था। उसी टाइम फरीदा को पता लगता है कि 2 मर्डर और हुए हैं, एक दूसरे गांव में और एक त्रिवेलपुरम में जिसका मर्डर हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि श्रीधर था। कल दया ने श्रीधर का नंबर वेला को दिया और आज उसकी मौत हो गई। वहीं श्रीधर की लाश एक झील में मिलती है। इसी के साथ उसका नंबर भी एक्टिव आ रहा था। फरीदा समझ जाती है कि कातिल ने श्रीधर का फ़ोन अपने पास रखा है। जिसके बाद हम दया और वेला को देखते हैं, जो कि दूसरे से दूसरे गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वेला कहता है कि जो अगला गांव आने वाला है उसमें मेरा एक दोस्त रहता है और उसके गांव में एक बड़ा फेस्टिवल भी होता है, तो आज रात हम वहीं रुकेंगे। अब रात तक ये लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं और हमें पता लगता है कि गणेश भी इसी गांव में रहता है, जहां रात को दया गणेश से मिलता है और कहता है कि उसके एटीएम का पिन मुझे अभी तक पता नहीं लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे उसके पिन के बारे में पता लगाने में सालों लग जाएंगे। अब तुम ही कुछ उपाय निकालो। वहीं हम वेला को देखते हैं, जो कि बेहोशी वाली दवाई को दारू में मिला देता है और फिर दया और गणेश को भूलकर उनके साथ दारू पीने लगता है। दारू पीने के बाद गणेश और दया बेहोश हो जाते हैं और वेला तैयार होकर बाहर जाता है। बाहर जाकर वह शिवा नाम के टीचर को कॉल करता है और किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। शिवा कहता है कि भाई तू है कौन और मैं तुझसे क्यों मिलने आऊं? जिस पर वेला कहता है कि तुम्हें मधुमिता तो याद होगी। जो सुनकर शिवा हैरान हो जाता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा वीडियो तुम्हारी बीवी के पास भेजूं तो मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाओ। जिसके बाद शिवा एक स्कूल के पास पहुंच जाता है, जहां वेला शिवा को काफी मारता है, जिससे वह मर जाता है। और यहां हमें पता लगता है कि शिवा एक टीचर है और मधुमिता उसकी स्टूडेंट थी। शिवा ने मधुमिता के साथ जबरदस्ती गलत काम किया और उसका वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद वह उसे धमकाकर सारे काम करवाता था। उसने सिर्फ मधुमिता के साथ नहीं बल्कि उसकी दोस्तों के साथ भी ऐसा किया था। और इससे पहले जो हमने 3 लाश देखी थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन फरीदा कर रही है, और वेला ऐसे ही और भी लोगों को मारने वाला है। वहीं फरीदा को वेला की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन जब तक वह स्कूल के पास पहुंचते
तब तक वेला वहां से जा चुका था। फिर वेला एक पुल के पास पहुंचकर उस फोन को फेंक देता है और जब अगले दिन गणेश और दया उठते हैं तो वह वेला को कमरे में न पाकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर बाहर थोड़ी दूर ढूंढने पर उन्हें वेला एक जगह पर पड़ा हुआ मिलता है। तब वह वेला को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर वेला झूठी कहानी बनाते हुए कहता है कि रात को मैं घूमने के लिए निकला था और किसी ने मुझ पर हमला करके मेरा फ़ोन छीन लिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद दया उसे आराम करने के लिए कहता है और फिर आराम करने के बाद वह उसे अपने गांव ले जाने लगता है। गांव पहुंचकर दया अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ उसे देखकर खुश नहीं होती और वह पूछने लगती है कि अब कौन सा बड़ा कांड करके आया है। साथ ही वह वेला को देखकर उसके बारे में पूछने लगती है। दया बताता है कि इनका नाम वेला है और इन्हें भूलने की बीमारी है और मैं इन्हें इनके रिलेटिव्स के पास छोड़ने जा रहा हूँ। और यहाँ हम वेला को देखते हैं जो दया के घर में लटकी हुई उसके माँ बाप की फोटो देखने लगता है। तभी वहाँ दया की माँ आती है और कहती है कि यह मेरी शादी की फोटो है, आप इसे घूर क्यों रहे हैं। जवाब में वेला कहता है फोटो के नीचे 17 अप्रैल लिखा है, इसी दिन मेरी शादी हुई थी और इसी दिन मेरी बीवी का बर्थडे आता है। फिर वह अपनी बीवी के बारे में बताने लगता है कि हम दोनों ने लव मैरिज करी थी और उसने मेरे लिए अपने परिवार वालों को छोड़ दिया था। तब कहानी फ्लैशबैक में आती है और हम देख पाते हैं कि वेला की बीवी एक साइकेटिस्ट है और वह बच्चों की काउंसलिंग किया करती थी। एक दिन मधुमिता नाम की लड़की उसके पास आती है। वह उसकी काउंसलिंग करने लगती है, जहां वह लड़की काफ़ी रोते हुए बताने लगती है कि शिवा नाम के टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसकी वीडियो बनाकर अब वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसके अलावा उस टीचर ने मधुमिता की दोस्तों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है और अब उसकी वजह से उसके दोस्तों की भी लाइफ खराब हो रही है। तब वेला की वाइफ उसे संभालती है और अगले दिन उसको खबर मिलती है कि मधुमिता ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनकर वेला की वाइफ के होश उड़ जाते हैं और वो कुछ ही दिनों में डिप्रेशन में चली जाती है। इसी के साथ वो टीचर पर केस भी फाइल कर देती है। धीरे धीरे वेला की वाइफ को अल्जाइमर हो जाता है और वह चीज़ें भूलने लगती है। फिर कोर्ट में जब उसे स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है तो वह ढंग से अपनी स्टेटमेंट भी नहीं दे पाती। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचकर वह काफ़ी परेशान होती है और एक दिन वह सारी स्टेटमेंट एक डायरी में लिखकर अपने पति वेला को दे देती है और कहती है कि मधुमिता के साथ जिसने भी यह गलत काम किया है तुम उसे जिंदा मत छोड़ना। और अगले दिन वह भी आत्महत्या कर लेती है। यह देखकर वेला काफी टूट जाता है और उसी दिन से वो डिसाइड कर लेता है कि ऐसे लोगों में से किसी को भी वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब वेला सिर्फ एक आदमी को मारना चाहता है जिसका नाम अरुण है, क्योंकि वह छोटी बच्चियों को किडनैप करके उन्हें मार्केट में सप्लाई किया करता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां यह दोनों बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं और तब वेला दया से कहता है कि तुम इतने दिनों बाद अपने गांव आए हो तो अपनी माँ के पास रुक जाओ। मगर दया कहता है नहीं सर, मुझे आपके साथ मजा आ रहा है, आपको आपके गांव छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा और मैंने सोच लिया है कि मैं अब से कोई चोरी वोरी नहीं करूंगा। तभी दया के पास उसकी माँ का फोन आता है और वह बताती है कि घर पर 10 लाख का चेक पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद दया बाइक रोक लेता है और वेला से पूछता है कि सर ये चेक आपने ही रखा है ना। वेला पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दया के बार बार पूछने पर वह बता देता है कि मेरे पास तो मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगा। तुम एक अच्छी जिंदगी जीना और उन पैसों से एक छोटा सा बिजनेस खोल लेना। अब यह बातें सुनकर दया काफी खुश हो जाता है। इसके बाद यह दोनों एक होटल में रुकते हैं और यहाँ आने की वजह अरुण होता है, जिसे वेला खत्म करना चाहता था। फिर वेला वॉशरूम में चुपचाप जाकर शिवा के फोन से अरुण को मैसेज करने लगता है कि मुझे एक अच्छी सी लड़की चाहिए, बताओ मैं कहाँ आऊँ। उसी टाइम कमरे के बाहर एक फूड डिलीवरी वाला आता है। दया उसे खाने के पैसे देने के लिए वेला का पर्स उठाता है और जैसे ही उसमें से पैसे निकालता है उसमें से काफी सारे सिम निकलकर गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर दया को वेला पर शक होता है और वह अपने फोन का कैमरा ऑन करके एक कोने पर रख देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह कमरे के अंदर आता है और वेला दारू लेकर बैठा होता है। तब वह अपना फोन उठाकर अपने दोस्त से बात करने के बहाने बाहर जाता है। बाहर जाकर वह अपने फोन में वीडियो देखता है जिसमें वेला दारू में बेहोशी की दवाई मिला रहा होता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि वह रोज यही दारू पीने के बाद तुरंत सो जाता है, यानी इसके बाद ही वेला कहीं बाहर जाता है।
फिर दया रूम में वापस आता है और वेला का फोन उठाकर चुपचाप वॉशरूम में जाकर अरुण के साथ जितनी भी बातें हुई हैं उन सबको पढ़ने लगता है, जिसके बाद वह बाहर आता है और दारू पीकर बेहोश होने का नाटक करता है। दया के बेहोश होने पर वेला वहां से चला जाता है। दया उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वह सोच रहा था कि मैं वेला को कितना अच्छा आदमी समझता था, मगर यह कितना घटिया आदमी निकला। खैर, वेला उस जगह पर पहुंचकर अरुण का इंतजार करने लगता है, लेकिन अरुण के न आने पर वह वापस आने लगता है। तब उससे पहले दया रूम पर पहुंच जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। वेला भी आकर चुपचाप सो जाता है। अब अगले दिन रूम पर गणेश आता है, जिसे दया सारी बातें बताने लगता है कि मैं वेला को कितना अच्छा आदमी समझता था, लेकिन यह तो कितना घटिया किस्म का आदमी है जो लड़कियों के साथ गलत काम करता है। तब गणेश कहता है कि एक काम करते हैं, हम इसे अपने गेस्ट हाउस पर ले चलते हैं और वहीं पर इसकी अच्छे से धुलाई करेंगे। ये आइडिया दया को सही लगता है और वह वेला को गणेश के साथ उसकी कार में बैठाकर कि आप गणेश के साथ गेस्ट हाउस पहुंचिए, मैं ड्रिंक वगैरह लेकर आता हूं। तब वेला ज्यादा नहीं सोचता और चल देता है, लेकिन पूरे ही रास्ते वह पीछे मुड़कर देखता रहता है तो दया कहीं भी नहीं दिखता। गणेश कहता है कि सर आप चिंता मत करिए, वह आ जाएगा। तभी वेला कार में एक की चैन देखता है जिसे उसने अरुण की डीपी में देखा था। अब सच्चाई पता लगाने के लिए वेला अरुण को कॉल करता है और वह कॉल गणेश उठाता है और यहाँ वह हंसते हुए कहता है कि वाह बूढ़ू, तुमने मुझे काफी जल्दी पहचान लिया। यहाँ हमें पता लगता है कि गणेश का ही दूसरा नाम अरुण है और वही लड़कियों की स्मगलिंग किया करता था। फिर गणेश उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ मारने आए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। वेला कहता है कि तुम्हारे दोस्त को इसके बारे में पता है क्या? गणेश कहता है कि मेरा दोस्त तो छोटी मोटी चोरियां करता है, उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करता हूं, बल्कि वह तो तुम्हें ही गलत आदमी समझ रहा है कि तुम लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हो। यह कहकर वह हंसने लगता है। तभी वेला गणेश को मारने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तब गणेश वेला पर भारी पड़ता है और उसका मुंह बांधकर उसे बैठा देता है। तभी वहां पर दया आ जाता है और गणेश कहता है कि अब इस आदमी का क्या करना है। दया वेला के पास जाकर उसके हाथ पैर खोल देता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वेला कार से उतर रहा था तब उसने दया को कॉल कर दिया था और दया ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अब दया को गणेश की सच्चाई पता थी तो वह उससे लड़ने लगता है। तभी बीच में वेला आ जाता है और गणेश को जान से मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ जाती है जो वेला और दया को अरेस्ट कर लेती है। फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां वेला सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया करते थे। तब जज इस केस को यह कहकर आगे पोस्टपोन कर देते हैं कि तुमने गुनहगारों को मारा है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना यह अच्छी बात नहीं है। वहीं बाहर आने पर फरीदा वेला और दया को लड्डू खिलाने लगती है और कहती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और जिन लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था उन सभी के माँ बाप वेला को थैंक यू कहने आए थे। यहीं पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है कि जब दया गणेश से लड़ रहा था तो उस लड़ाई में दया ने ही गणेश को जान से मार दिया था, मगर उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए इसीलिए वेला ने उस खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। अब जब पुलिस इन दोनों को वैन में बैठाकर ले जा रही होती है तब दया वेला से कहता है कि सर, जिस दिन मैं चोरी करने उस घर में गया था तो आप वहां पर क्या कर रहे थे? वेला बताता है कि मैं वहां उस आदमी को मारने गया था, लेकिन उल्टा उसी आदमी ने मुझे खूब मारा और रस्सी से बांध दिया। तब मैंने रस्सी से बंधे हुए किसी तरह से उस आदमी को खत्म कर दिया और उसे बेड के नीचे छुपा दिया और जैसे ही मैंने उसे छुपाया तभी तुम मेरे सामने आ गए और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने भूल जाने का नाटक किया था। तो इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलते रहे।